हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जितेंद्र कुमार सिंह। और जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अभी पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एरीन या एराइल हैलाइड का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड और हेलो एरीन। हम कह सकते हैं यहाँ से कि हेलो एरीन या एराइल हैलाइड का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी को देखना है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखा क्या जाता है, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, देखा जाता है रंगीन है कि रंगहीन है। इसके बाद से देखा जाता है कि इसके जो बंधन हैं यहाँ पर वो बंधन छोटा है बड़ा है, उसके वजह से अगर ध्रुव का निर्माण हो रहा है द्विध्रुव का, या फिर जो है ना हम कह सकते हैं वहाँ पर आवेश जो बनता था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण से, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण से, तो यानी इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। इसके वजह से यहाँ पर हमें द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट का भी जिक्र करना। देखिए हेलो एरीन के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है हेलो एरीन विशिष्ट गंध युक्त रंगहीन द्रव या रंगहीन ठोस होते हैं। ये जो हेलो एरीन है वह रंगहीन ठोस यानी कलरलेस, या तो वो ठोस अवस्था में भी पाया जा सकता है या द्रव अवस्था में, और इसका जो है ना एक विशिष्ट गंध होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जिसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ साथ हेलो एरीन का क्वथनांक भी बढ़ते जाता है। इस पॉइंट को समझिए जरा, क्या कहा गया, हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ साथ, आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी को हम हेलो ग्रुप कहते हैं। हैलोजन एटम है, हैलोजन परमाणु है, यह 17वें समूह का, यानी कि आपको पता है कि यह 17वें समूह का यह तत्व है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका आकार क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आकार बढ़ते जाता है, यानी क्या हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो आकार बढ़ते जाता है। यही चीज तो कहा गया कि आकार में, किसके आकार में, हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ साथ हेलो एरीन का क्वथनांक भी बढ़ते जाता है। हेलो एरीन बनाना है तो ध्यान दीजिए, यह बेंजीन हुआ, इसी में फ्लोरीन लगा दीजिए, हो गया फ्लोरोबेंजीन। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या दिखाते हैं, ए आर स्टैंड्स फॉर एरीन। यानी हम कह सकते हैं कि ए आर किसके लिए, वही एरीन के लिए यूज होता है, ए आर एफ हो गया, इसी तरह से ए आर सी एल हो गया, इसी तरह से हो गया ए आर बी आर और ए आर आई। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने क्या देखा, इसको फ्लोरो एरीन या फ्लोरोबेंजीन, क्लोरो एरीन या क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो एरीन या ब्रोमोबेंजीन, आयोडो एरीन या आयोडोबेंजीन, इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल गया किसके बारे में, हेलो एरीन के बारे में। इसी में कहा गया कि हैलोजन एटम के, हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ साथ जो हेलो एरीन बना इसका क्वथनांक भी बढ़ते जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा आकार वाला आयोडीन है, इसलिए ए आर आई का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ए आर आई का जो क्वथनांक है सबसे अधिक है। उसके बाद से उससे छोटा साइज है बी आर का, तो इसलिए उससे छोटा, उससे कम है क्वथनांक यहाँ पर इसका। उससे छोटा साइज है सी एल का, इसलिए इसका क्वथनांक उससे भी कम है। और सबसे छोटा साइज है किसका, एफ का है, यानी फ्लोरीन का, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम है। और यहाँ पर यही चीज़ मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पर क्या होता है, आकार बढ़ते जाता है। चलिए ये था रफ, इसको मिटा दूँ पहले। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। तो ये वाला तो पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट है कि पी समावयवी का गलनांक ओ तथा एम समावयवी की तुलना में अधिक होता है। पी समावयवी, पी का मतलब होता है पैरा, ठीक है, पी का मतलब होता है पैरा, ओ का मतलब होता है ऑर्थो और एम का मतलब होता है मेटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं हम लोग, पी को कहते हैं पैरा, पी ए आर ए, पैरा पोजिशन, ठीक है ना, यह इसको कहते हैं पैरा पोजिशन। एम को कहते हैं मेटा पोजिशन कहते हैं, मेटा पोजिशन। और ओ को कहते हैं हम लोग क्या, ऑर्थो पोजिशन कहते हैं। स्थान है वह, जगह है, कहाँ पर है। तो चलिए जरा सा मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। जैसे देखिए कि यह बेंजीन हुआ, बेंजीन में मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप को हम जिसको समूह कहते हैं, जैसे OH हो गया, Cl हो गया, कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको G से दिखा दिए। अब जिस कार्बन से, चूंकि देखिए बेंजीन में क्या है, 6 कोना है, 6 शीर्ष है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक कोना पर एक एक कार्बन है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक कोना पर कार्बन है।
तो जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आप 1 नंबर कार्बन दीजिए, उसके अलावा इसको 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहां पर जो यह क्या हो गया, अगर इसको 1 कह रहे हैं तो इस 1 के तुलना में यह 2 हुआ, यानी कि 1-2 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, 1-2 पोजीशन। यानी आप देख सकते हैं यहां से 1-2 पोजीशन, यही जो 1-2 पोजीशन हुआ, यानी कि ये वाला जो कार्बन हो गया, यानी ये पोजीशन, इसी को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन या ओ पोजीशन कहते हैं। तो यह 1-2 पोजीशन हो गया। चाहे इधर वाला भी जस्ट बगल में देखिए ना, इसके तुलना में या तो इधर चाहे इधर, यानी कि 1-2 या 1-6 पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं, 1-2 या 1-6 पोजीशन ऑर्थो। क्यों 1-6? क्योंकि इधर से हम चलना शुरुआत कर देते, यह 2 होता, तो इसलिए 1-2, यानी कि दोनों अगल बगल वाला ये जो पोजीशन है उसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। अब इसकी तुलना में यहां पर जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, इधर से आए तो ये 3, इधर से आते तो ये 3, इसलिए इसको 1-3 पोजीशन चाहे 1-5 पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं। 1-3 पोजीशन या हम कह सकते हैं 1-5 पोजीशन। 1-5 पोजीशन को क्या कहते हैं हम लोग, मेटा पोजीशन कहते हैं। मेटा को ही m से दिखाते हैं। और इसके बाद से आप देख सकते हैं कि इस 1 के तुलना में 1, 2, 3, 4, ये जो 4 पोजीशन है, 4th पोजीशन, इसमें हम कह सकते हैं कि 1-4 पोजीशन जो है उसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से यह क्या है कि यह बेंजीन में अगर कोई ग्रुप लगा रहे तो उसके सापेक्ष किस पोजीशन पर किसका, इसके सापेक्ष किस पोजीशन पर किसका जो होगा वह क्या नेम होगा, इस पोजीशन पर 1-2 पोजीशन पर, चाहे इस सर चाहे इस सर, यानी 1-2 या 1-6 पोजीशन क्या कहलाएगा, ऑर्थो। 1-3 या फिर 1-5, क्योंकि इधर से तीसरा या इधर से तीसरा मेटा पोजीशन, और यहाँ से चौथा यह क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर यह चीज देख लिया। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि पी समावयवी यानी कि पी आइसोमर का गलनांक, यानी कि देख लीजिए ना, यहाँ पर सबसे पहले इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर देखिए 1-2 पोजीशन पर है तो इसलिए इसको ओ समावयवी या ओ आइसोमर कहेंगे। यहाँ पर देखिए 1-2 3 1-3 पोजीशन पर है तो इसलिए एम आइसोमर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए 1-2 3 4 1-4 पोजीशन पर है तो इसलिए इसको कहते हैं पी आइसोमर या पी समावयवी कहते हैं। इसमें कहा गया कि यह जो पी समावयवी है इसका गलनांक इस दोनों की तुलना में अधिक होता है। तो पी समावयवी का गलनांक ओ तथा एम समावयवी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि पी आइसोमर अपेक्षाकृत अधिक सिमेट्रिकल यानी सममित होता है। सिमेट्रिकल का मतलब देखिए क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, एकदम देखिए, एकदम ठीक बीच से काट दीजिए। देखिए दोनों पोर्शन इसको जो है ऐसे करके मोड़ दीजिए ना, एक दूसरे को ढक लेगा, संपाती हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा एक दूसरे को। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये अधिक सममित है और इसलिए ये इसका जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी प्राप्ति ज़्यादा। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्या कि जो ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है ना, इसलिए उसका गलनांक क्या है, ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि पी आइसोमर का जो गलनांक है वह ओ और एम के तुलना में अधिक होता है। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट तक इसका भौतिक गुण। अब चौथा पॉइंट को देखते हैं। चलिए देखिए चौथा पॉइंट में क्या है कि क्लोरोबेंजीन में जो रेजोनेंस होता है, जो अनुनाद होता है, उसके कारण से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है वह छोटा हो जाता है और इसलिए क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होता है। यह देखिए क्लोरोबेंजीन है और यह साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, दोनों में अंतर कितना का है आप देख सकते हैं। ये जो है इसमें देख रहे हैं कि अंदर में अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसको कह रहे हैं कि यह बेंजीन है, उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ तो क्लोरोबेंजीन। लेकिन यहाँ पर देखिए कि सिंपल सा क्या, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो देखिए इसको सीधे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, लेकिन उसमें जब लग जाए क्लोरीन चाहे हेलो ग्रुप तो इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अगर यहाँ पर ब्रोमीन रहता तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहता तो आयोडाइड कहते हैं। जिस चीज के बारे में यहाँ पर कहा गया कि क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण CCl बंधन छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा रेजोनेंस के बारे में। उस चीज को हम समझ लेते हैं रेजोनेंस के बारे में, निश्चित रूप से इस चीज का क्लियरेंस हो जाएगा कि क्यों होता है ऐसा। फिर भी मैं बता दूं आपको कि ये जो स्थिति है, आज ही रेजोनेंस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि देखिए ये Cl है और यहाँ पर ये हो गया साइक्लोहेक्साइल हो गया, यहाँ पर Cl है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर यह क्लोरीन, यानी कि ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है साइक्लोहेक्साइल में, जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वह बड़ा है किसके तुलना में, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन में जो CCl बॉन्ड है ना, इसके तुलना में यहाँ पर यह ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। इसके वजह से देखिए कि इसमें क्या होता है कि इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, इसका द्विघूर्ण आघूर्ण जो है ना, इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। यानी हम कह सकते हैं इसका कम, इसका ज़्यादा होता है। अब इस छोटा कैसे पड़ जाता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फिजिक्स में आप शायद पढ़े होंगे तो Q/2a होता है, दो चार्ज के बीच। ध्यान दीजिएगा, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि दो चार्ज है, यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज है, ठीक है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो देखिए कि दोनों चार्ज का क्या होता है, जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, सेम होता है। तो इसके लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डायपोल मोमेंट है, वह क्या होता है Q/2a के बराबर, यानी कि दोनों के बीच का, दोनों चार्ज के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वह बड़ा, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट भी बड़ा। अगर ये छोटा तो डायपोल मोमेंट भी छोटा होगा। यहाँ पर देखिए ये वाला जो बॉन्ड क्या है ना, कि यहाँ पर यह पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी आंशिक रूप से यह बंधन क्या हो जाता है, रेजोनेंस के कारण से छोटा हो जाता है। तो छोटा होगा यानी कि ये डिस्टेंस कम, यह दूरी कम, यह दूरी कम, तो निश्चित रूप से यह कम से Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कम होगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दूरी ज़्यादा है। और रही बात क्यों आता है ऐसा, ध्रुव का निर्माण क्यों होता है, तो यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर क्लोरीन, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता 3.0 होती है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 होती है, दोनों के बीच में अंतर हुआ कि नहीं। इसके वजह से यह क्या कहलाता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक। जो अधिक विद्युत ऋणात्मक है उसके पास टेंडेंसी होती है कैसे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की। जो खींचने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है, जिस पर से खिंचाया है इस कार्बन पर से तो पॉजिटिव। तो देखिए तो दो आवेश आ गया, दो ध्रुव बना, इसलिए इसको कहते हैं क्या कि द्विध्रुव हो गया। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर यह कम होगा तो यह भी कम होगा। तो इसमें देखिए कि यह पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है अनुनाद के कारण से, रेजोनेंस के कारण से। हम देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे होता है, यह आगे हमें पढ़ना है, ठीक है ना। इस चीज़ को हम जो है ना देख लेते हैं रेजोनेंस को। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी स्थिति और इसकी स्थिति में, यहाँ पर CCl बॉन्ड जो है वह क्या है, तो आपको पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाने के कारण से, रेजोनेंस के कारण से ये छोटा हो गया, तो द्विध्रुव आघूर्ण इसका कम हो गया। इसमें कोई तरह का असर नहीं पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं होता है। इसके वजह से यह बॉन्ड पर कोई असर नहीं पड़ा, यह लंबा बॉन्ड रह जाता है। लंबा बॉन्ड तो डिस्टेंस ज़्यादा, द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए पहले इतना को आप लोग जो है लिख लीजिए और फिर इसके बाद से हम लोग आगे फिर से बात करते हैं। चलिए लिख लीजिए इतना पहले। हाँ तो स्टूडेंट लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग भौतिक गुण को पढ़ रहे हैं, हेलो एरिन के भौतिक गुण को, इसको लिख लिए होंगे। चलिए इसे मिटा दिया जाए। तो देखिए जैसा कि हम लोग पीछे जब पढ़ रहे थे भौतिक गुण, तो उसमें हम लोग देखे थे कि अनुनाद के कारण से CCl बॉन्ड क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अनुनाद है क्या, यह रेजोनेंस है क्या। उसके बाद से फिर यह भी दिखाएंगे यह रेजोनेंस खींच करके वो CCl बॉन्ड का, कि वहाँ पर कैसे वह छोटा होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को चलिए सबसे पहले देखते हैं। अनुनाद यानी रेजोनेंस किसको कहते हैं, तो कहा गया संपूर्ण अणु में पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का संचरण ही अनुनाद कहलाती है। संपूर्ण अणु में, संपूर्ण अणु में एक अणु के अंतर्गत क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन। समझना पड़ता है कि पाई इलेक्ट्रॉन हम किसको कहेंगे, क्योंकि देखिए पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर देख सकते हैं यह जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड है तो इसे पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड भी है, इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक डबल बॉन्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी देखिए एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यही पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ पर, पूरे स्ट्रक्चर, जैसे यह बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन की संरचना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर था डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर कर देते हैं, ऐसा भी होगा।
तो यहाँ पर चला गया, देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था इसमें, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर यह पाई इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड में, यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन। यानी डबल बॉन्ड में आपको जहाँ तक मालूम होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ और यह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ। सिंबल यहाँ पर जो देखिएगा, यह सिंगल बॉन्ड जो एकल आबंध होता है, एकल आबंध में एक सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। जबकि हम यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि डबल बॉन्ड रहता है तो उसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यहाँ पर यही पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो देख सकते हैं यह भी स्ट्रक्चर, यह भी स्ट्रक्चर, इसको केकुले स्ट्रक्चर कहा जाता है, केकुले संरचना, क्योंकि केकुले साहब ने इसे दिया था। और इस दोनों को मिला करके सिंपल सा लिख दिया गया। इसमें से देखते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पर इस दोनों के बीच, तो इसमें सिंगल है, यानी कि दोनों को एक साथ मिला करके लिख दिया जाए तो देखिए कि पूरा का पूरा जो है ना, यह इलेक्ट्रॉन जो है ना क्या कर दिया है, मूव कर गया है, यानी कि संचरण कर गया है यहाँ से जो है ना, पूरा का पूरा अणु में इसका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका मूवमेंट हुआ है, तो इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। ये था पाई इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी जो बॉन्डिंग में नहीं गया, जो बंधन में नहीं गया, उस इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट। तो जैसे हम बात करें किसके लिए, तो क्लोरीन के लिए। जैसे इस चीज को मिटा दूं, पहले चीज तो समझ गए, इस रफ है। चलिए अब जैसे मेरा कहना है यहाँ पर क्या कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यहाँ पर Cl है, सीधे Cl दिख रहा है, लेकिन इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना, कितने हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। चलिए समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि Cl है, Cl का क्या होता है, एटॉमिक नंबर, इसका जो परमाणु संख्या होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, यह संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इस क्लोरीन के पास भी तो 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाइएगा ना, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला जो है इसके साथ गया है साझेदारी में, लेकिन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या है, नॉन बॉन्डेड है, अभी बॉन्डिंग में नहीं गया है। तो सीधे Cl का मतलब क्या, उसके पास जो है 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, अआबंधित है, बिना आबंध का है। तो हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पर ऐसे मूवमेंट होगा। हम आपको दिखाएंगे यह रेजोनेंस में जाएगा तो किस तरह से रेजोनेंस में जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का संचरण हो रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का संचरण इससे पहले दिखा दिए, अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का संचरण। तो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी अणु में, यानी कि संपूर्ण अणु में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन का जो संचरण होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुनाद, ठीक है। तो आपने एक चीज देख लिया, जैसे यहाँ पर Cl है तो इसको भी कुछ समूह कहते हैं, कुछ ना कुछ ये समूह कहलाता है, ठीक है ना, यह समूह है। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कभी, जैसे कभी हो सकता है कि CH2 CHCOO और यहाँ पर देखिए कि H, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर देखेंगे कि यह भी समूह है, यहाँ पर Cl समूह था। तो कहने का मतलब क्या, इसके वजह से यानी कि इस अणु में भी रेजोनेंस संभव है, अनुनाद संभव है और इसमें भी संभव है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज को सबसे पहले समझना पड़ता है कि यह जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेटिंग ग्रुप को समझना पड़ेगा, रेजोनेटिंग समूह को, यानी अनुनाद में जाने वाले समूह, अनुनाद करवाने के लिए जो जिम्मेवार है समूह, उसको देख लेते हैं। अनुनाद की परिभाषा समझ लिए हम लोग, क्या संपूर्ण अणु में पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का संचरण का मतलब डीलोकेलाइजेशन। लोकेलाइजेशन का अर्थ होता है रुका हुआ रहना, डीलोकेलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, चलते रहना, गमन करना, भ्रमण करना। चलिए अब है रेजोनेटिंग समूह। रेजोनेटिंग समूह को देखना है तो यह 2 तरह का होता है, एक जो है धनात्मक रेजोनेटिंग समूह, दूसरा है ऋणात्मक रेजोनेटिंग समूह। धनात्मक रेजोनेटिंग समूह को हम कहते हैं +R समूह, इसको कहते हैं -R समूह। पहचान क्या है +R समूह की और पहचान क्या है -R समूह की, तो देखते हैं +R समूह की पहचान। तो पहला कहा गया कि की परमाणु यानी की एटम पर लोन पेयर निर्जन जोड़ी उपस्थित रहता है। जैसे कि देख सकते हैं की एटम, क्यों कह दिए की एटम,
तो जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि यह क्लोरोबेंजीन था, यह क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर, इसके साथ Cl लगा हुआ है। तो ये जो Cl लग गया यहाँ पर, तो यहाँ से दो पार्ट में बांटिए ना, तो इसके साथ देखिए यहाँ पर Cl लग गया, और इस पर यदि लोन पेयर है, इसको इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी कहते हैं, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जोड़ा में, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये की एटम हो गया, क्योंकि इसके साथ जुड़ने वाला यह एटम है, तो इसलिए इसको की एटम, की का मतलब हो गया चाबी, यानी केंद्रीय, सेंट्रल ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यह की एटम पर अगर लोन पेयर रहे तो पर भी यह प्लस आर होगा, और की एटम पर अगर निगेटिव चार्ज रहता है तो पर भी यह जो है ना क्या होगा, प्लस आर ग्रुप होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि की परमाणु पर लोन पेयर यानी कि निर्जन जोड़ी उपस्थित रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि यह प्लस आर है। जैसे कि एफ पर 3 जोड़ा लोन पेयर है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो गया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर, यानी हम कह सकते हैं एक जोड़ा एक लोन पेयर हुआ। तो यहाँ पर देखिए OH है, OH के साथ यानी ऑक्सीजन पर कितना, 2 लोन पेयर होता है, ये सब हो गया। और दूसरा पहचान है कि की एटम पर ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज उपस्थित रहता है, जैसे कि O पर माइनस, यहाँ पर NH पर माइनस। माइनस आर के लिए हम बात करते हैं कि माइनस आर समूह की पहचान को हमें देखना है, तो कहा गया पहला कि की एटम पर धनावेश, धनावेश का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित रहता है। जैसे देखिए CH2 है, C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको की एटम कहेंगे। यही कार्बन जो हो गया की एटम हो गया, यानी किसी के साथ जुड़ेगा तो इधर से जुड़ेगा, ठीक है ना, तो इसलिए हम कहें कार्बन के साथ जुड़ता है तो कार्बन की एटम होगा। अब है दूसरा कि अणु के की एटम के पास अपूर्ण अष्टक इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे BF3 की बात करें तो आप देखिए, तो BF3 की बात करते हैं तो यहाँ से B और F के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताइए, तो यहाँ पर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हुआ बोरॉन के पास। इस तरह से आप देखिए ना, बोरॉन के पास कितना, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा है, अष्टक नियम को पूर्ति नहीं करता है। तो इसलिए कहे कि BF3 एक अणु है, तो इसका की एटम यानी कि इसका जो सेंट्रल एटम हम देख रहे हैं उसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। यह अपूर्ण ऑक्टेट है, यानी हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसी तरह से BCl3 के पास भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस आर में कौन कौन जाएगा, ठीक है ना। तो पहला तो क्या होना चाहिए, कि एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा जो होना चाहिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, तीसरा जो होना चाहिए कि की एटम अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ मल्टीपल बॉन्ड के अंतर्गत द्वि आबंध या त्रि आबंध यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है से जुड़े हों, ठीक है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि C डबल बॉन्ड O, कार्बन जो है यह की एटम है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं कि यह की एटम है, और कार्बन जो है अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, 3.5 होती है, और कार्बन की होती है 2.5। अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं हम लोग क्या, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 3.0 होता है विद्युत ऋणात्मकता, और इसके लिए जो होता है ऑक्सीजन के लिए 3.5 होती है विद्युत ऋणात्मकता। तो यहाँ पर भी देखिए अंतर हो गया, यानी कि इसको हम की एटम कहें कि यह की एटम है, यानी की परमाणु है, ठीक है ना, यही किसी से आगे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको की एटम कहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि की एटम अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ वह क्या है, मल्टीपल बॉन्ड से यानी डबल बॉन्ड से, द्वि आबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, हम कार्बन को यहाँ पर करें कि यह की एटम है, क्योंकि इस साइड से किसी के साथ जुड़ेगा। यह देखिए यह की एटम है, अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, नाइट्रोजन की 3.0 होती है, 3.0 होती है इसकी, और कार्बन की होती है कितना, 2.5 होती है। और इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आ गया। तो अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, त्रि आबंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का हम कह सकते हैं कि ये सब के सब ग्रुप जो होंगे, ये सब के सब ग्रुप जो होंगे, समूह होंगे, वो -R समूह कहलाएंगे। चलिए यहाँ तक हम लोगों को +R समूह और -R समूह की पहचान हो गई। अब है कहा गया कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का संचरण, लिखे थे ना कि रेजोनेंस के परिभाषा में ही कि पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का संचरण होता है
कि तो कहाँ से कहाँ, किधर से किधर की ओर संचरित होगा, किधर से किधर की ओर मूव करेगा वह। तो देखिए रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का संचरण प्लस आर से माइनस आर की ओर होता है। तो अब पहचान तो हमें हो ही गई कि प्लस आर किसको कहते हैं, माइनस आर किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया। जैसे देखिए कि यही है ना क्लोरोबेंजीन, यही है क्लोरोबेंजीन, देख सकते हैं यहाँ पर यह क्लोरोबेंजीन हुआ। अब यहाँ पर Cl है, Cl के पास क्या बताए थे कि 3 लोन पेयर होता है, यानी कि 3 जोड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए की एटम हम इसको कहते हैं, क्योंकि देखिए एक बेंजीन वाला पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये की एटम जो इससे बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी प्रेजेंट है, यहाँ पर उपस्थित है। तो यह प्लस आर की तरह काम करेगा, जैसा कि इसमें आपने देखा था। अब अगर यह प्लस आर की तरह काम करेगा तो यह जो है माइनस आर की तरह काम करेगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का दोनों नेचर होता है, ठीक है ना, जैसा देखता है वैसा करता है कि इसके साथ कौन है। इसके साथ अगर प्लस आर रहेगा तो यही बेंजीन वाला जो पार्ट है वो माइनस आर की तरह काम करेगा, और यहाँ पर अगर माइनस आर रहता तो यह प्लस आर की तरह काम करता है यह बेंजीन। इस चीज़ को यहाँ पर देखिए कहीं पर लिखे भी होंगे, ठीक है ना, कि फिनाइल ग्रुप, यानी कि बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है ना, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यह बेंजीन है, ठीक है ना, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन इसी में से एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर खाली छोड़ दिया जाए तभी ना किसी के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं Cl आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पर Cl जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं तो इसको कहते हैं फिनाइल समूह, फिनाइल ग्रुप कहते हैं। फिनाइल ग्रुप के बारे में कहा गया ये प्लस आर और माइनस आर दोनों की तरह कार्य करता है यदि यह समूह प्लस आर के साथ जुड़े हों, यानी कि यह समूह जो है देख सकते हैं यह बेंजीन वाला प्लस आर के साथ जुड़े हों तो माइनस आर की तरह कार्य करता है, और यदि माइनस आर के साथ जुड़े हों, यानी यही चीज़ जो है माइनस आर के साथ जुड़ा रहता तो किसकी तरह काम करता, प्लस आर की तरह यह काम करता। जैसे यहीं पर यह इस तरह से रहता है, यही बेंजीन वाला पार्ट है ऐसे, और यहाँ पर रहता है यह CH2+ ऐसे रहता तब, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना कि इस पर तो यह किसकी तरह काम कर रहा है, यह माइनस आर की तरह काम कर रहा है, तो ये वाला किसकी तरह काम करेगा, प्लस आर की तरह। इस बार जो होता संचरण इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉन का संचरण, वो प्लस आर से माइनस आर की तरफ, यानी कि बेंजीन से बाहर की तरफ होता। इसमें जो होगा वो किधर, प्लस आर से माइनस आर की तरफ, क्लोरोबेंजीन में होगा प्लस आर से माइनस आर, यानी कि ये जो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यह यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर यह खुलेगा। आगे हम दिखाएंगे आपको रेजोनेंस कैसे कैसे जो है मूव करता है, कैसे कैसे संचरण होता है, इस चीज़ को दिखाएंगे। तो अभी तक जो है ना हम लोगों को ये सब चीज़ पता चला, ये सब तो रफ कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पर आपने देख लिया कि रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का जो संचरण होता है, उसका जो डीलोकेलाइजेशन होता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो प्लस आर से माइनस आर की तरफ होता है। प्लस आर की पहचान भी पता है आपको, माइनस आर की पहचान पता है। बेंजीन के बारे में भी पता चल गया कि ये दोनों की तरह काम करता है, ठीक है ना। किसके तरह काम करता है, ये प्लस आर की तरह और माइनस आर दोनों की तरह काम करता है। ध्यान रखना है कि अगर इसके साथ कोई प्लस आर जुड़ा हो तो यह माइनस आर की तरह काम करता है, और इसके साथ अगर कोई माइनस आर जुड़ा हो तो यह प्लस आर की तरह काम करता है। ये कौन कौन है, तो एक देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 यह भी होगा, इसके बाद से C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यह जो बेंजीन के बारे में जो आप देख रहे थे इस तरह से फिनाइल ग्रुप जिसको कहते हैं, ये सब जो है वह दोनों की तरह काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लस आर और माइनस आर दोनों की तरह कार्य करता है, दोनों की तरह कार्य करता है। ये सब यहाँ पर तो बेंजीन है हमारे पास है, तो इसके लिए जो ना हम कह सकते हैं कि यह जो है प्लस आर और माइनस आर दोनों की तरह कार्य करता है। ये सब जो ग्रुप है ये जो ना करता है किसकी तरह, प्लस आर और माइनस आर दोनों की तरह कार्य करता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बता दिया यहाँ पर क्लोरीन था तो यह प्लस आर है तो यह माइनस आर की तरह काम करने लगा। तो चलिए पहले इतना को लिख लीजिए, इसके बाद क्लोरोबेंजीन का हम लोग अनुनाद यानी रेजोनेंस देखेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए। रेजोनेंस देखना है कहाँ पर, तो क्लोरोबेंजीन में। तो क्लोरोबेंजीन में अगर अनुनाद देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन ये रहा, क्योंकि हमें पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो हेलो एरीन पढ़ रहे हैं ना, तो क्लोरोबेंजीन भी हेलो एरीन है। इसी तरह से Br भी लगा रहता, ब्रोमो भी लगा रहता, तो यही बातें होती। तो देखिए ये हो गया क्लोरोबेंजीन, लेकिन आपको तो पता है कि क्लोरीन के पास कितना होता है, 3 लोन पेयर होता है।
कैसे, तो आप देख सकते हैं जैसे कि 17 था ना इसका परमाणु संख्या क्लोरीन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 8 7 होता है। इसको कहते हैं VE यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब क्या करते हैं, क्लोरीन के चारों तरफ यही 7 इलेक्ट्रॉन को तो दिखाते तो हैं, 7 इलेक्ट्रॉन को। अब यही क्या किया है, यही एक वाला, क्योंकि प्रत्येक एटम क्या चाहता है, प्रत्येक परमाणु अपने पास अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में यानी कि अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ति करना। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो यही चीज़ यही बेंजीन वाला पार्ट से, बेंजीन वाला कार्बन से वो क्या करता है, 1 के साथ साझेदारी कर लेता है, तब इसको भी 8 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये बेंजीन वाला पार्ट से साझेदारी किया है। तो बताइए ये वाला तो साझेदारी में चला गया, तो यही वाला यह बंधन बन गया, लेकिन इसके बाद भी 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन तो बच रहा है ना, तो वह लिखा जाए चाहे नहीं लिखा जाए, हम देख रहे हैं कि हमारे पास वह मौजूद है। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो क्लोरीन जिसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर है, तो की एटम यहाँ पर क्लोरीन है, क्योंकि यहाँ से ऐसे काट गया, ठीक है ना। ऐसे यदि काट देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर की एटम पर लोन पेयर है, लोन पेयर होने के कारण से यह क्या हो गया, प्लस आर की तरह काम करेगा। अगर यह प्लस आर हो गया तो बताइए बेंजीन किसकी तरह काम करेगा, माइनस आर की तरह काम करेगा यह बेंजीन। तो आपको तो पता है कि बेंजीन दोनों की तरह काम करता है, प्लस आर और माइनस आर, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस आर जुड़ा हुआ है, तो माइनस आर की तरह काम करेगा। अब फिर से नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, जो संचरण होता है, जो डीलोकेलाइजेशन होता है, किधर से किधर की तरफ होता है, प्लस आर से माइनस आर की तरफ होता है। आपने देख लिया। अब चलिए, अब प्लस आर से माइनस आर की तरफ होता है तो कैसे मूवमेंट होता है, कैसे डिलोकेलाइजेशन होता है, इस चीज़ को देख लें, क्योंकि हमें रेजोनेंस देखना है इसका, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग देखें, यहाँ पर यह Cl था, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड देख सकते हैं, यहाँ पर यह लोन पेयर, एक लोन पेयर क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक बंधन का निर्माण होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक बॉन्ड है, पहले से एक बॉन्ड और बनने की प्रवृत्ति आ गई, यानी कि डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, तो इस बगल वाला डबल बॉन्ड को क्या होता है, रिपल्सन मिलता है, प्रतिकर्षण मिलता है। इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड के पास पाई इलेक्ट्रॉन, यह पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पाता है, इसलिए अपना पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाकर के खोल देता है। तो इस तरह से अब हमारे पास जो दूसरा स्ट्रक्चर बना वो कैसा बनेगा, आप देख सकते हैं ऐसा बनेगा। यह हमारे पास तो Cl है, कोई दिक्कत नहीं, 2 लोन पेयर तो बचा हुआ है, एक लोन पेयर इसने दिया है तो यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड हो गया। चूंकि क्लोरीन ने दिया है इलेक्ट्रॉन को, तो क्लोरीन पर तो पॉजिटिव चार्ज ना, देने वाला जो डोनर होता है, जो दाता होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई बॉन्ड खुल गया है, तो कहाँ पर, तो खुल गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन चला आया यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, कहाँ गया, तो खुल करके इसी कार्बन पर आया है, तो जहाँ भी जाएगा तो वहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद से ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड जैसे है वैसे का वैसे रह जाएगा। अब फिर से देखिए कि ये जो निगेटिव चार्ज आया, वह निगेटिव चार्ज क्या करता है, वह इधर की तरफ मूव करता है, यानी कि ये निगेटिव चार्ज जो है ना यहाँ पर जाएगा, जैसे यहाँ पर जाएगा तो निगेटिव के चार्ज के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह यहाँ पर आकर के क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। जो डबल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है, तो ये बगल वाला डबल बॉन्ड जो है ना, वो रिपल्सन पाता है इसका पाई इलेक्ट्रॉन, और इसका जो प्रवृत्ति होता है पाई इलेक्ट्रॉन का मूव करने की, ये क्या करता है, इस कार्बन पर आकर के जो है खुल जाता है। तो इस तरह से ऊपर में तो जो जैसे है वैसे ही रह गया, यानी कि डबल बॉन्ड Cl, 2 लोन पेयर प्लस चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस निगेटिव के कारण से यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो है ना डबल बॉन्ड आ गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन खुल गया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है खिंचा करके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर का जो डबल बॉन्ड जैसे था वैसे रह गया। फिर अब अगला स्टेप में क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो यहाँ का जो यह पाई इलेक्ट्रॉन है, यह अपना जो है क्या करेगा, यहाँ पर जाकर के खोल देगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर जाकर के खुल जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि हमारे पास अब कैसा सिचुएशन हो जाएगा। अब हमारे पास जो सिचुएशन होगा वह इस तरह से होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब फिर से ये निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के साथ है, ये यहाँ पर आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था
ये जो पाई बॉन्ड है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसके द्वारा दिया गया था वहाँ पर, क्लोरीन के द्वारा, ये फिर से इसको वापस मिल जाता है और वापस मिल जाता है और ये बन गया कैसा, तो ये बन गया ऐसा, यानी कि ये डबल बॉन्ड खुल गया तो Cl का के साथ क्या हो जाएगा, CCl के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्लोरीन ने जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिया था इसको वापस मिल गया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वापस मिल गया, तो इस तरह से ये हो गया। इधर से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। फिर से आपने देखा ये जितना भी स्ट्रक्चर है इसी को कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखिए कैसे पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे अणु में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन का जो है ना यहाँ पर संचरण हुआ है, डीलोकलाइजेशन हुआ है। और इन सबों के बदले में ध्यान दीजिएगा, इन सबों के बदले में हम एक स्ट्रक्चर लिखेंगे, इन सबों के बदले में हम एक स्ट्रक्चर, एक संरचना लिखेंगे। और यह संरचना आप देख सकते हैं, ऊपर में Cl था ना, यहाँ पर Cl रख दीजिए, ठीक है ना। कभी ना कभी देखिए तो Cl पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसमें आप डेल्टा पॉजिटिव रख दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद से देखिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए एक बार इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव रख दीजिए। फिर से देखिए तो एक यह नीचे वाला इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आया था, तो एक बार यहाँ पर डेल्टा निगेटिव रख दीजिए। एक बार देखिए कि यहाँ वाला कार्बन पर निगेटिव चार्ज आया था, तो इसको डेल्टा निगेटिव। और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन देखिए तो अंदर में तो घूमे किया है, अंदर में तो घूमा ही घूमा है, तो इस तरह से डॉटेड, इस तरह से रिंग जैसी स्थिति यहाँ पर अंदर में बना दीजिए। और कार्बन और क्लोरीन के बीच भी तो कभी डबल बॉन्ड रहा है, देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसको ऐसे दिखा दीजिए डबल बॉन्ड करके। इसको कहते हैं RHS यानी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी अनुनाद की जो हाइब्रिड संरचना है, संकरण संरचना, अनुनाद की संकरण संरचना, ये हो गया इसका इन सबों के बदले में। ये जितना भी स्ट्रक्चर है इन सब के बदले में ये, तो यहाँ पर बताइए तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड जो होता है ना सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है सबसे छोटा होता है इस तीनों में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि क्लोरोबेंजीन में यह अनुनाद को देख लिया। तो चलिए पहले इतना को जो ना आप लिख लीजिए, और इसके बाद से फिर आगे हम लोग बताते हैं, फिर पढ़ेंगे इससे आगे। हाँ तो स्टूडेंट लिख लिए होंगे, अब इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटा करके फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए कि पीछे हम लोग जो है देख रहे थे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस, तो उसमें देखिए कि यही स्ट्रक्चर RHS के रूप में आया था, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं कि अनुनाद संकरण संरचना जो है यही है। अब देखिए इसमें आपको क्या पता चला था, इसमें आपने देखा था कि क्लोरीन पर क्या था कि आंशिक रूप से इसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी एक स्ट्रक्चर ऐसा आया था जिसमें प्लस चार्ज था, यहाँ पर प्लस आवेश धनावेश था, और यहाँ पर था निगेटिव, यहाँ पर था निगेटिव, यहाँ पर था निगेटिव। तो इसको आप यदि एक ग्रुप कहते हैं Cl को, तो आपको पता है ना कि इधर वाला इसके जस्ट बगल में यानी 1-2 पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो। चाहे इधर से देखते तो ये 1-2 पोजीशन होता, ऐसे देखेंगे तो 1-2 और 1-6 है कि नहीं। तो इसको हम कहते हैं कि ये दोनों पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाएगा, ये दोनों तो मेटा कहलाता है और ये कहलाता है पैरा। लेकिन आपने जब इसका RHS देख लिया, रेजोनेंस खींच करके देख लिया, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व वहाँ पर ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा। तो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक है, देख सकते हैं कैसे, तो रेजोनेंस होने के कारण से, ठीक है ना। अतः इलेक्ट्रोफाइल यहीं अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर आकर के यह क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि हेलो एरिन या एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही या केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सापेक्ष कम सक्रिय होता है। यानी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हेलो एरिन या एराइल हैलाइड जिसको कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अधिक होता है, लेकिन यह जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है यानी नाभिक स्नेही या केंद्रक स्नेही, वह उसके तुलना में कम होता है।
हेलो एरिन के इस कम सक्रियता के निम्नलिखित कारण है। आखिर यह जो लो रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, इसका क्या कारण है? तो पहला कहा गया रेजोनेंस के कारण CX आबंध के पास आंशिक द्वि आबंध कैरेक्टर आ जाता है। जैसे कि देखिए ना C और Cl, यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है, कार्बन है ना, तो C और Cl के बीच क्या हो गया, रेजोनेंस के कारण से द्वि आबंध का कैरेक्टर आ गया है, जिससे यह आबंध अपेक्षाकृत प्रबल हो जाता है। पहले सिंगल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड हो गया, तो सिंगल बॉन्ड से मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, प्रबल हो जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है ना, जिससे यह आबंध अपेक्षाकृत प्रबल हो जाता है। और यहाँ से हैलो समूह यानी X, जिसको X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ हो सकता है, यहाँ से हैलो समूह का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लो रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। दूसरा है इलेक्ट्रॉनों के संचरण के द्वारा अणु अस्थायित्व प्राप्त करता है। इस अणु में जब इलेक्ट्रॉन का जो संचरण होता है तो अस्थायित्व प्राप्त करता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। जबकि यहाँ पर फिनाइल केटन यानी कि सीधे हम इसको हटा दें, यहाँ से Cl को हटा दें, तो यहाँ पर इस C पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको हम फिनाइल केटन कहते हैं। अगर वैसा बना दें यानी कि फिनाइल केटन C6H5+ या चाहे बेंजीन पर एक वहाँ से क्लोरीन को हम हटा करके चाहे हाइड्रोजन को हटा करके सीधे पॉजिटिव बना दें, तो ये तो अस्थायी हो जाता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है इसके पास। तो ये तीन कारण है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि हेलो एरिन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए यह कम सक्रिय होता है, लेस रिएक्टिव होता है। चलिए इसके बारे में तो पहले से आपको जानकारी है कि देखिए यह बेंजीन है, इससे कोई ग्रुप जैसे कि क्लोरीन होता है, NH2 होता है, Cl होता है, Cl तो ही क्लोरीन हो गया, Br हो गया, आयोडीन, ठीक है ना। उसके बाद ये सब जो भी ग्रुप लगे, तो जिस कार्बन से बेंजीन के जिस कार्बन से, एरिन के जिस कार्बन से लगेगा उसको हम कहते हैं इप्सो कार्बन, इप्सो यानी फर्स्ट नंबर कार्बन को क्या कहते हैं, इप्सो कार्बन। उसके बाद से दूसरा, या तीसरा, या चौथा, पांचवा, छठा, आप देखिए ना इसके बगल में या तो इधर चाहे इधर देखते, यानी कि इधर से चलेंगे तो ये 2, इधर से चलते थे ये 2, यानी कि ये दोनों पोजीशन को कहते हैं कौन सा, अर्थो या ओ पोजीशन कहते हैं। यानी 1-2 या 1-6 पोजीशन ओ पोजीशन कहलाता है, अर्थो पोजीशन कहलाता है। जबकि यह 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यानी 1-3 पोजीशन। इधर से भी चलते तो 1, 2, 3, इधर से ये वाला हो जाता 3, तो यानी पूरा हम देखें एज ए होल, तो यानी कि 1-3, चाहे ऐसे देखें तो 1-5 पोजीशन क्या कहलाता है, मेटा या एम पोजीशन कहलाता है। और उसी तरह से इस 1 के तुलना में 1, 2, 3, 4, 1-4 पोजीशन, ये वाला पोजीशन क्या कहलाता है, पैरा या पी पोजीशन कहलाता है। तो चलिए पहले इतना को लिख लेते हैं और इसके बाद से फिर हम लोग को देखना पड़ेगा वह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं कि एराइल हैलाइड या हेलो एरिन का रासायनिक गुण को देखेंगे। चलिए पहले इतना को आप जो है नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और इसके बाद से हमें पढ़ना है हेलो एरिन का रासायनिक गुण या उसकी रासायनिक अभिक्रिया। चलिए पहले इसको हम मिटा लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग हेलो एरिन का रासायनिक गुण या हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे पहला है केंद्रक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें से देख लेते हैं कि जैसे क्लोरोबेंजीन है, NaOH से निकल के आता है OH- जो एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। ये इसके लिए कंडीशन है, इसकी स्थिति में जो है ना यहाँ से OH निकल के आता है। और हैलोजन के बारे में आपको पता है कि हैलोजन जो होता है ना वो कैसा होता है, तो यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है ना, यहाँ से निकलता है और यहाँ से आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसके जगह पर आकर के प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो OH है, यहाँ से देखिए आकर के Cl को हटा करके यहाँ पर आकर के लग गया है, तो बेंजीन के साथ OH लग गया तो इसका नाम फिनॉल हो गया। अब देखिए क्या रहता है कि इसी में यही जो क्लोरोबेंजीन हेलो एरिन है इसी में कोई एक्सेप्टर लग जाए, ठीक है ना। जैसे -R ग्रुप को एक्सेप्टर कहते हैं, एक्सेप्टर का मतलब होता है खींचने वाला, एक होता है डोनर, डोनर का मतलब होता है देने वाला, ठीक है ना। तो कहा गया -R या एक्सेप्टर यानी कि ग्रहण करने वाला, खींचने वाला। जैसे NO2 के बारे में, NO2 की उपस्थिति में हेलो एरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इससे पीछे हम लोग पढ़े थे कि हैलोजन की उपस्थिति में इसकी क्रियाशीलता क्या होती है ना, कि कम होती है, ठीक है ना, घटी हुई रहती है।
लेकिन जैसे एक्सेप्टर इसके साथ लग जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए ना, सब चीज़ तो वही है लेकिन इसके साथ एक NO2 है, एक्सेप्टर लगा हुआ है, कंडीशन सब वही चीज़ है NaOH H+ की उपस्थिति में। तो देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, यह क्रियाशीलता जो रिएक्शन यहाँ पर भी OH Cl के जगह पर OH आता था, यहाँ पर भी Cl के जगह पर OH आएगा, लेकिन इसके तुलना में, इस रिएक्शन के तुलना में इस रिएक्शन में क्या, यह रिएक्शन क्या होता है, तेजी से होता है, जल्दी होता है। और देखिए Cl के जगह पर OH आ जाएगा और यह प्रोडक्ट बन जाएगा आपको। इसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, कि यह क्लोरीन, और यहाँ पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पर भी NO2 और पैरा पोजीशन पर NO2। NO2 की मात्रा बहुत अधिक है यहाँ पर, सीधे इसको वार्म कर दिया जाता है, इसको सुसुम कर दिया जाता है और वाटर का प्रेजेंस दिया जाता है, यानी जल की उपस्थिति में। तो यह Cl के जगह पर इस जल से आया हुआ OH लग जाता है और इस तरह से बनता है बेंजीन पर यह OH और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो NO2, और इसको कहते हैं पिक्रिक अम्ल यानी पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। अब है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें कहा गया कि हैलोजन जो है ऑर्थो या पैरा निर्देशक यानी ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग समूह है। इस प्रकार अगर ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग समूह है, निर्देशक समूह है, तब यहाँ पर क्लोरीन प्लस के रूप में आएगा, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। NO2 आएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, SO3H आएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है ना। इसके बाद से CH3 भी आएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह और COCH3 आएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फरीकरण और फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। कहाँ पर, तो ऑर्थो और पैरा पर जो होती है, और इस तरह से ऑर्थो और पैरा हैलो प्रतिस्थापित यानी कि हैलो सब्स्टिट्यूटेड व्युत्पन्नों का मिश्रण देता है। हम कह सकते हैं कि हम यहाँ से कि देख सकते हैं कि जैसे हैलोजनीकरण हम देख रहे हैं, यह क्लोरोबेंजीन है, आपके पास यह क्या है, क्लोरोबेंजीन है। यह क्लोरोबेंजीन पर हैलोजन का जुड़ना, हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन इसके साथ जुड़ता है किसकी उपस्थिति में, अनार्द्र FeCl3 यानी एनहाइड्रस FeCl3 की उपस्थिति में। तब देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक जो है इसके प्रेजेंस में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर, यानी कि पैरा वाला भी प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो वाला भी प्रोडक्ट बनता है, दोनों का मिश्रण। लेकिन यह मेजर प्रोडक्ट होता है, अधिक मात्रा में यह पैरा वाला बनता है और कम मात्रा में यह बनता है, यह माइनर बनता है, कम मात्रा में। अब नाइट्रीकरण की बात करते हैं तो सेम ही चीज़ पर HNO3 और सांद्र H2SO4 कौन के H2SO4 डाल दीजिएगा। तो इस Cl के सापेक्ष, Cl के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 1,2 पोजीशन पर यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लग गया और यहाँ पर देख सकते हैं कि पैरा पोजीशन पर लग गया NO2। और इस तरह से ऑर्थो और पैरा दो कंपाउंड का, ठीक है ना, यह मिक्सचर प्राप्त होता है। जैसे ही कह दिए थे कि मिश्रण देता है, तो यही जो है ना क्या हो गया, ऑर्थो यानी कि यह हैलो प्रतिस्थापित ऑर्थो और यह पैरा जो है कंपाउंड का, यौगिक का जो है ना हमें मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसके बाद से यह देख लिए नाइट्रीकरण, अब सल्फरीकरण और फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया को इसमें से हमें देखना है। चलिए पहले इतना को नोट कर लेते हैं, तो नोट कर लीजिए, उसके बाद से फिर आगे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसको मिटा दिया जाए, मिटाता हूँ इसे। चलिए देखिए, अब तीसरा है सल्फरीकरण, सल्फोनेशन। यहाँ पर यह तो क्लोरोबेंजीन हुआ, क्लोरोबेंजीन। इस पर देखिए कि सांद्र H2SO4 कौन के H2SO4 डालते हैं और इसको हीट कर देते हैं, तो फिर से देखिए ऑर्थो और पैरा कंपाउंड का हमें मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। पता है कि पैरा वाला मेजर होता है अधिक मात्रा में और यह माइनर होता है, यह मिल गया। अब है फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्राइडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत हमें दो चीज़ पढ़ना पड़ता है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यानी अल्काइल का एडिशन। जैसे CH3Cl है तो इसमें जो CH3Cl में जो CH3 हो क्या है, मिथाइल है, तो यह एक क्या है, अल्काइल है। मिथाइल या मेथिल क्या है, एक अल्काइल या एल्कील है, तो इसलिए इसको फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। तो देख सकते हैं यह क्लोरोबेंजीन हुआ, यह मिथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है अनार्द्र AlCl3, अनार्द्र AlCl3 में एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर भी ऑर्थो और पैरा का हमें क्या मिलता है, मिश्रण मिलता है, यह अधिक मात्रा में पैरा वाला, यह कम मात्रा में। और ये है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
अल्काइलेशन इसमें कहे थे ऊपर वाला को अल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3Cl में CH3 अल्काइल था, और यहाँ पर देखिए जो CH3COCl है इसमें जो ये पार्ट है ये वाला CH3CO उसको एसाइल कहते हैं। अब यहाँ से Cl हट जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा इसके साथ, बेंजीन के साथ। तो देखिए कि ये Cl और यहाँ पर एक बार अर्थो पर COCH3 जुड़ गया है, यहाँ से देखिए Cl हट गया और COCH3 अर्थो पर, और एक बार जो है पैरा पर। तो ये अर्थो वाला और ये पैरा वाला मेजर, यह माइनर, दोनों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से फ्राइडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ते हैं। इसी को अगर जो है लैंग्वेज में लिखना रहेगा तो लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो है पूछा जाता है फ्राइडल-क्राफ्ट अभिक्रिया को वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इसके बारे में नोट्स लिखिए, टिप्पणी लिखिए, तो ये दोनों के बारे में लिखिएगा। इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब मिथाइल क्लोराइड से या मेथिल क्लोराइड से या क्लोरोमीथेन से होती है अनार्द्र AlCl3 की उपस्थिति में, तब हमें यह अर्थो और पैरा कंपाउंड का यौगिक का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। और दूसरा लिख दीजिएगा कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब यहाँ पर एसाइल क्लोराइड के साथ होती है, इसको कहते हैं एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड के साथ होती है किसकी उपस्थिति में? अनार्द्र AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर भी हमें अर्थो और पैरा कंपाउंड का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और यही दोनों अभिक्रिया किसके अंतर्गत आ जाएगा? फ्राइडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत। इसको लैंग्वेज में बजाते लिख लीजिएगा आप। अब है मेटल के साथ अभिक्रिया। तो पहला ऊर्ज-फिट्टिग रिएक्शन, ऊर्ज-फिट्टिग अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या होता है कि एक तो हैलो एरीन हो गया, एक हैलो एरीन, दूसरा हो गया आपको हैलो अल्केन, यानी कि एक हैलो एरीन ले लीजिए, दूसरा हैलो अल्केन ले लीजिए। अब सोडियम है यहाँ पर धातु, इसके साथ अभिक्रिया करा दीजिए ईथर के प्रेजेंस में, यानी कि ईथर के उपस्थिति में। तो देखिए आपके पास क्या होता है, यहाँ से यह X हट गया, यहाँ से यह भी X हट गया, और आपके पास जो है वह यह R लग जाता है कहाँ पर? इस बेंजीन के साथ जाकर के लगता है, और यहाँ पर NaX लवण के रूप में निकल जाता है और हमें अल्काइल बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो ऊर्ज फिट्टिंग में हमने क्या देखा? एक हैलो एरीन और एक हैलो अल्केन मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। फिट्टिंग अभिक्रिया यही देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों का दोनों मॉलिक्यूल हैलो एरीन का ही होना चाहिए। हैलो एरीन, X सीधे लिखा गया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, यानी दो अणु होना चाहिए हैलो एरीन का। किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? सोडियम धातु की उपस्थिति में, ठीक है ना। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए कि हमें एक बेंजीन, यहाँ से X हटा, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है ना, दो अणु है। तो एक अणु ये हुआ, एक अणु और X दोनों का हट जाएगा, ठीक है ना, दोनों जुड़ जाएगा इस तरह से। तो इसको कहते हैं बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, ठीक है ना। इसके बाद है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया में क्या होता है? इसको कहते हैं आयोडोबेंजीन है, यह आयोडोबेंजीन। और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि यह कॉपर पाउडर, ठीक है ना, के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह बाईफिनाइल बनता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए इसके रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक गुण को, हैलो एरीन के रासायनिक गुण को। चलिए इतना लिख लीजिए, और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में।